बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की दूसरी वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि जनरेशन से क्या मुराद है। जनरेशन को आप यूँ समझ लीजिए, इससे मुराद हम अरसा लेते हैं, एक पीरियड लेते हैं कि वो पीरियड जिसमें कंप्यूटर में किसी ख़ास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ अदवार में कंप्यूटर में मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। मिसाल के तौर पर अगर हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आते हैं तो उसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ वो वैक्यूम ट्यूब्स थी, और वो टेक्नोलॉजी तकरीबन 16 साल यानी 1940 से लेकर 1956 तक इस्तेमाल हुई। और उसके बाद जब 1956 के बाद जब इस टेक्नोलॉजी यानी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने, तो हमने उसको सेकंड जनरेशन का नाम दिया, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तब्दील हो गया था। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। इसी तरह आगे थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है। टेक्नोलॉजी के हवाले से जो चेंजेस आती गई, हमने कंप्यूटर की जनरेशन्स को भी चेंज करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसका जो दौरानिया है वो है 1940 से लेकर 1956। टेक्नोलॉजी जो इसमें इस्तेमाल हुई वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर यूज ड्यूरिंग 1940 टू 1956। तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे इनका दौरानिया क्या था, 1946 से तक था, 1940 से। दे वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, विच वाज अ ग्लास ट्यूब दैट कंट्रोल्ड एंड एम्पलीफाइड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। तो बेसिकली वैक्यूम ट्यूब क्या थी? वैक्यूम ट्यूब एक शीशे की बनी हुई ट्यूब थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल करती थी और उनको एम्पलीफाई यानी मज़ीद आगे स्ट्रॉन्ग करके भेजती थी। इस दौर के जो कंप्यूटर थे उनकी खसूसियात क्या थी? कुछ प्लस में थी, कुछ माइनस में थी, लेकिन हम आए इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स। तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ वैक्यूम ट्यूब्स, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट उस दौर में कि कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था, एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। दे वर ह्यूज इन साइज टेकिंग अप इंटायर रूम। ये कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े थे, इतने बड़े थे कि इनको रखने के लिए हमें एक बहुत बड़ा कमरा चाहिए होता था, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। और वैक्यूम ट्यूब जो थी वो बहुत बड़े साइज़ में थी, और एक कंप्यूटर में हज़ारों के साइज़ में, हज़ारों की तादाद में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी। लिहाजा वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा हो गया। दूसरी जो उस कंप्यूटर की खामी हम कह सकते हैं कि स्पीड वाज स्लो एंड मेमोरी वाज स्मॉल। इन कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो बहुत स्लो थी और इनकी जो मेमोरी थी वो बहुत कम थी। These कंप्यूटर वर वेरी एक्सपेंसिव एंड अनरिलायबल। ये कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत महंगे थे, और ये अनरिलायबल थे, किसी वक्त भी ख़राब हो जाते थे, और इनका जो रिज़ल्ट था वो भी कोई ख़ास नहीं था, यानी रिलायबल नहीं था। तो लिहाजा ये कंप्यूटर अनरिलायबल थे। दे कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ पावर। ये बहुत ज़्यादा बिजली खाते थे, क्योंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था, और वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी। और दूसरा ये कि इनको जिस कमरे में हम रखते थे उसमें हमें एयर कंडीशन का लाजमी बंदोबस्त करना पड़ता था। विदाउट एयर कंडीशनर ये जलने का ख़तरा होता था इन कंप्यूटर्स का, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो थी वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाती थी, और हीटअप होने की वजह से कंप्यूटर जल जाते थे। एंड जनरेटेड लॉट ऑफ हीट। और ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते थे, बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। तो लिहाजा एयर कंडीशनर का इस्तेमाल लाजमी होता था उस कमरे में, जिस कमरे में ये रखे जाते थे। इनपुट वर बेस्ड ऑन पंच कार्ड, क्योंकि उस दौर में इनपुट के लिए कीबोर्ड इस्तेमाल नहीं होता था, जैसा कि आज के दौर में हम माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करते। तो उस दौर में पंच कार्ड्स को एज अ इनपुट डिवाइस के तौर पर यूज़ किया जाता था। आउटपुट वॉज ऑब्टेन ऑन प्रिंट्स आउट्स थ्रू इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। तो आउटपुट लेने के लिए इलेक्ट्रिक टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जाता था। मशीन लैंग्वेज वाज यूज इन दीज कंप्यूटर। और इन कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। तो मशीन लैंग्वेज बेसिकली कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, जिसे हम फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, और ये बाइनरी डिजिट्स यानी 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल होती है, 0 और 1। मशीन लैंग्वेज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था, ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिफरेंट होती है। मसलन
मैं अगर एक प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पे लिखता हूँ मशीन लैंग्वेज में, और वही प्रोग्राम जब मैं दूसरे किसी कंप्यूटर पे लेके जाऊँगा, चलाऊँगा, तो शायद वो उस पर ना चल सके, क्योंकि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिफरेंट होती है, और इस लैंग्वेज को सीखना, इसमें प्रोग्राम लिखना बहुत मुश्किल काम है। तो लिहाजा बहुत ही कोई ख़ास किस्म के लोग जैसे इंजीनियर्स हो गए या साइंटिस्ट हो गए, वो इन कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते थे। आम लोग जो कॉमन पब्लिक है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये तो एक तो बहुत महंगे थे, दूसरा अनरिलायबल थे, और तीसरी बात ये इसमें कि मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल इसमें हुआ था। इस दौर के कंप्यूटर्स के मॉडल्स कौन कौन से हैं? सम एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर, इसमें इनेक है, यूनिवेक 1 है, IBF 604 है, मार्क 1 है, इट्सेक है। अब हम आते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमने देखा कि वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। वैक्यूम ट्यूब्स के कुछ प्लस पॉइंट भी थे, कुछ माइनस पॉइंट भी थे, लेकिन ये एक बुनियाद थी, हम कह लें कि एक सफ़र था जो जारी था कंप्यूटर की एडवांसमेंट की तरफ। तो सेकंड जनरेशन में हम देखते हैं कि क्या एडवांसमेंट हुई। इस कंप्यूटर का, इस जनरेशन का जो दौरानिया वो 1956 से 1963 है, और इस दौर में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी वो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी थी। 3 साइंटिस्ट ऑफ बेल लेबॉर्ट्री डेवलप ट्रांजिस्टर बाय 1947। 3 साइंटिस्ट थे जो कि बेल लेबॉर्ट्री में काम करते थे, उन्होंने ट्रांजिस्टर को डेवलप किया, और वो कौन सा ईयर था? 1947 था। दीज साइंटिस्ट इंक्लूड विलियम शॉकली, जॉन बॉर्डिन एंड वाल्टर ब्रिटेन। और ये 3 जो साइंटिस्ट थे, इसमें विलियम शॉकली थे, जॉन बार्डिन थे और वाल्टर ब्रिटेन थे। ट्रांजिस्टर फंक्शन लाइक अ वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर भी वही काम करते थे जो वैक्यूम ट्यूब काम करती थी। इट रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली, और किस दौर में हम ये बात कर रहे हैं? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। ट्रांजिस्टर वाज फास्टर, मोर रिलायबल, स्मॉलर एंड मच चीपर देन वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर जो थे वो बहुत तेज़ काम करते थे वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में, मोर रिलायबल थे, यानी वैक्यूम ट्यूब जब इस्तेमाल की फर्स्ट हमने देखा कंप्यूटर अनरिलायबल थे, लेकिन ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल के बाद अब वो कंप्यूटर रिलायबल हो गए। कंप्यूटर का साइज रिड्यूस्ड हो गया, वो छोटे हो गए, और जब उनका साइज छोटा हुआ तो मच चीपर देन वैक्यूम ट्यूब, तो वो बहुत सस्ते हो गए वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में। अब इस दौर के कंप्यूटर की क्या क्या खसूसियात थी जी? ट्रांजिस्टर व यूज इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। हमने देखा कि ट्रांजिस्टर ने जगह ले ली किन की? वैक्यूम ट्यूब्स की। ट्रांजिस्टर रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंक्रीज द स्पीड एंड मेमोरी कैपेसिटी। ट्रांजिस्टर की क्या खूबी थी कि ट्रांजिस्टर ने क्या किया? इन कंप्यूटर का साइज कम कर दिया और इनकी स्पीड और मेमोरी को बढ़ा दिया। कंप्यूटर बिकेम मोर रिलायबल एंड चीपर। कंप्यूटर जो थे वो बहुत रिलायबल हो गए और सस्ते भी हो गए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज पंच कार्ड रीडर्स। इनपुट के तौर के लिए वो पंच कार्ड को यूज़ करते थे, लेकिन तो दूसरी डेवलपमेंट हुई वो स्टोरेज में इम्प्रूवमेंट हुई। मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल हुआ, मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल हुआ कि इन पे आप डाटा स्टोर कर सकते थे, और प्रिंटिंग के लिए इलेक्ट्रिक टाइपराइटर की जगह प्रिंटर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। असेंबलिंग लैंग्वेज वाज यूज इन दीज कंप्यूटर्स। तो हमने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने देखा था कि मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। तो इस दौर के कंप्यूटर में यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में हमने देखा कि असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान में आती है। ये मिडल लेवल लैंग्वेज होती है। ये यानी कि 0-1 बाइनरी डिजिट्स की जगह सिंबल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, तो लिहाजा सिंबल्स को याद करना कोड्स की निस्बत आसान है। इसके अलावा इस दौर के कंप्यूटर में एक और इम्प्रूवमेंट आई, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हुआ। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन लैंग्वेज में हो, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो ये तमाम लैंग्वेजेस इंग्लिश के वर्ड यूज़ करती थी। तो इसमें जो पहली लैंग्वेज थी वो फोर्ट्रान थी जो इसमें इस्तेमाल हुई, जिसे हम फार्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं, और दूसरी जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई वो कोबोल थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इन दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हुआ इस दौर के कंप्यूटर्स में। तो एग्जांपल्स इस दौर के कंप्यूटर्स की कौन कौन सी हैं जी? यूनिवेक 2, IBM 7030 7780, NCR 300 सीरीज,
जनरल इलेक्ट्रिक GE 635, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन CDC 1604 कंप्यूटर्स। तो ये कंप्यूटर की मिसालें थी सेकेंड जनरेशन की। अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका जो दौरानिया है वो 1963 से 1971। इसको हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और वो थी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिन्हें हम आईसीस भी बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने, यानी आईसीस में। तो हमने देखा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुई, सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने, और थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीस ने। Integrated circuit ICs are also called semiconductor chips were used in third generation of computer instead of transistor। तो ICs का इस्तेमाल, यानी जिन्हें हम semiconductor chips भी कहते हैं, ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इस्तेमाल हुई ट्रांजिस्टर्स की जगह। IC chips were developed in 1960s। ये 1960 में तैयार होना शुरू हुई। अब इस दौर के कंप्यूटर्स की खुसूसियात क्या थी? क्योंकि ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल हुआ था। Third generation computer used IC chips. IC chips improved the speed and memory of computer। तो IC chips ने कंप्यूटर की स्पीड को और मेमोरी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया। कंप्यूटर consumed less electricity, became smaller, cheaper and more reliable than second generation computer। तो कंप्यूटर अब पहले से कम बिजली खाने लगे, साइज मज़ीद रिड्यूस्ड हो गया, ज़्यादा सस्ते हो गए और ज़्यादा चीपर सस्ते हो गए। कीबोर्ड एंड मॉनिटर वर यूज विद द कंप्यूटर। और थर्ड जनरेशन में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इस दौर में दो बड़ी डिवाइसेस का इस्तेमाल शुरू हुआ। इनपुट के लिए पंच कार्ड की जगह कीबोर्ड का इस्तेमाल हुआ और डिस्प्ले के लिए मॉनिटर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। दीज कंप्यूटर कुड रन डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इन कंप्यूटर्स में आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन प्रोग्राम भी रन कर सकते थे। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम से मुराद वो तमाम सॉफ्टवेयर जो यूज़र की ख़ास ज़रूरत के मद्देनज़र रखकर तैयार किए जाते हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं एक एप्लीकेशन लिखना चाहता हूँ, या मैं कोई लेटर लिखना चाहता हूँ, या मैं कोई नोट्स टाइप करना चाहता हूँ। तो ऐसे काम करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा जिसको मैं कहता हूँ MS वर्ड है। तो MS वर्ड मुझे वो तमाम सहूलतें देगा जो मैं चाहता हूँ, यानी मैं नोट्स टाइप करना चाहता हूँ, मैं लेटर लिखना चाहता हूँ, या मैं एप्लीकेशन लिखना चाहता हूँ। तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। अब एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं इस दौर के कंप्यूटर्स की? बोरोफ सीरीज 6700, IBM सिस्टम 360, सिस्टम 3, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन 3300 एंड थर्ड जनरेशन के बाद अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसका जो दौरानिया है वो 1971 से प्रेजेंट, यानी कि 1971 से लेके आज तक का अरसा जो है उसको हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में लेके आते हैं। तो इस 1971 से लेके आज तक के दौर में जितनी भी इन्वेंशंस हुई, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ में जो एडवांसमेंट हुई, उसको हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में लेके आते हैं। इस दौर के कंप्यूटर्स में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ वो थी LSI चिप्स, जिसको हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं, और जो दूसरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी VLSI चिप्स, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स, इनका इस्तेमाल हुआ था। इनको हम आसान लफ्ज़ों में प्रोसेसर भी कह सकते हैं। हमने देखा था कि सेकंड दौर के जो कंप्यूटर थे, यानी सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर, उसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में उन्हीं ट्रांजिस्टर्स को साइज़ को इतना रिड्यूस कर दिया गया कि एक छोटी सी चिप के ऊपर हज़ारों की तादाद में ट्रांजिस्टर्स को लगा दिया गया। और इन चिप्स को, यानी LSI या VLSI चिप्स को हम आसान लफ्ज़ों में आजकल के दौर में हम प्रोसेसर भी कहते हैं, यानी CPU जिसका एक हिस्सा होता है, ALU जिसका एक हिस्सा, तो जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, तो वो प्रोसेसर का इस्तेमाल शुरू होगा। तो उस छोटी सी चिप के ऊपर कंप्यूटर की सारी टेक्नोलॉजी मुंतकिल होगी। तो वो चिप छोटी होने की वजह से कंप्यूटर का साइज़ बहुत छोटा हो गया, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब कंप्यूटर इतने सस्ते हो गए कि आम लोगों के इस्तेमाल में आना शुरू हो गया। और कंप्यूटर की पोर्टेबिलिटी, यानी कि पहले दौर के जो कंप्यूटर थे, जो फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में थे, वो कंप्यूटर के साइज़ गो के रिड्यूस होना आस्ता आस्ता शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े थे कि उनको मूव करना
बहुत मुश्किल था, लेकिन 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल की वजह से उनका साइज़ बहुत ही छोटा हो गया। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स हैविंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर वर डेवलप्ड। माइक्रो प्रोसेसर वाज आल्सो डेवलप्ड इन 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इस जनरेशन यानी 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे बड़ी जो एडवांसमेंट थी, जो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी, जिससे कंप्यूटर में बहुत बड़ा इनकलाब आया, वो था माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल। एक छोटी सी चिप के ऊपर कंप्यूटर के बड़े बड़े कंपोनेंट को लगा दिया गया। A microprocessor is a single chip that can handle all the processing of a computers। को बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर क्या थी? एक छोटी सी एक चिप थी जो कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसको कंट्रोल करती थी। खूबियाँ क्या आती थी इस दौर के कंप्यूटर्स की? माइक्रो प्रोसेसर वर डेवलप विच रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर क्योंकि एक छोटी सी चिप थी और उस छोटी चिप्स ने कंप्यूटर का साइज बहुत रिड्यूस कर दिया, छोटा कर दिया था, जिसकी वजह से माइक्रो कंप्यूटर्स यानी जो हम पीसीज का इस्तेमाल था वो शुरू हो गया। 4th जनरेशन कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट, हैविंग लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड यूज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो माइक्रो प्रोसेसर की वजह से जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो बहुत तेज़ होगी, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी में इजाफा हो गया क्योंकि हार्ड डिस्क का इस्तेमाल हुआ, और इसके अलावा एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी कीबोर्ड्स, माउस का इस्तेमाल शुरू हो गया, माइक्रोफोन का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसी तरह आउटपुट के लिए मॉनिटर, LCD, LEDs का इस्तेमाल शुरू हो गया और हर तरह के प्रिंटर यानी कलर प्रिंटर, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। माइक्रो कंप्यूटर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी रिलायबल, कंज्यूम लेस पावर एंड आर अफोर्डेबल। तो माइक्रो कंप्यूटर जो थे वो बहुत छोटे थे, रिलायबल थे, यानी कि इनका इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होते थे, और ये बहुत कम बिजली खाते थे और सस्ते हो गए, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी हो गए। अब आम लोगों, कॉमन लोग इसको ले सकते थे। लार्ज वेराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ इन माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर्स में मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू हो गया, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल थे जो कि माइक्रो कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हैविंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI वाज डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। तो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो ये थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसकी मिसाल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि अब तस्वीरी शक्ल में हमारे पास यानी आइकन्स की शक्ल में ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल था कि स्क्रीन पे आइकन्स बने होते थे, आपने जस्ट क्लिक करना था, कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे पहले जो था वो कमांड लाइन इंटरफेस होता था कि आपको कमांड, स्क्रीन ब्लैंक होती थी, आपको कमांड्स लिखनी पड़ती थी, और कमांड आप उसी सूरत में लिख सकते हैं जब आपको पता होता था, याद हो कमांड की कौन सी कमांड किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ने ये काम बहुत ही आसान कर दिया। अब हर चीज़ आपके सामने आइकन्स यानी तस्वीर की शक्ल में मौजूद है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे। These computers support multimedia software that combines text, image, sound and video। तो अब इन कंप्यूटर्स में सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इसमें मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू हो गया। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप आवाज़, टेक्स्ट यानी आप अपने वर्ड्स, साउंड या वीडियो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। These computers support modern programming languages such as Visual Basic, C++, Java and Python for developing powerful software। तो इन कंप्यूटर्स में बहुत ही पावरफुल लैंग्वेजेस जो हमारी आजकल जदीद लैंग्वेजेस हैं, जिसको हम विजुअल बेसिक में हम बहुत अच्छे प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज जिसमें मोस्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इसी लैंग्वेज यानी C लैंग्वेज में डेवलप हुआ है। इसके अलावा जावा जो है ये बहुत एक पावरफुल लैंग्वेज है। इसके अलावा पाइथन आजकल बहुत मशहूर ये लैंग्वेज है, ये भी इस्तेमाल होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो इस दौर के कंप्यूटर्स में यानी 4th जनरेशन के कंप्यूटर जो कि माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं, तो इसमें बहुत पावरफुल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल शुरू हुआ। 4th जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ पोर्टेबल एंड वायरलेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इस जनरेशन यानी 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इसमें हमारे पास नई जो
सपोर्ट आई वो ये थी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। आप कीबोर्ड वायरलेस इस्तेमाल कर सकते थे, माउस आप वायरलेस इस्तेमाल कर सकते थे। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल भी हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हुआ, यानी मॉनिटर को रिप्लेस किया एलसीडी ने, एलसीडी को रिप्लेस किया एलईडीज़ ने, और आगे मज़ीद डेवलपमेंट हो रही है, शायद इस टेक्नोलॉजी को भी मज़ीद टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर दें। एग्जाम्पल इस दौर के जो कंप्यूटर्स हैं, जो मशहूर कंप्यूटर्स थे, IBM थिंकपैड सीरीज़ थी, HP पवेलियन सीरीज़, ये आज भी बहुत मशहूर सीरीज़ है HP कंपनी की। इसके अलावा डेल इंस्पायरॉन सीरीज़, ये भी बहुत एक अच्छी सीरीज़ थी कंप्यूटर्स की। एप्पल मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर सीरीज़, ये बहुत मशहूर अपने दौर की सीरीज़ हैं जो आज भी हम माइक्रो कंप्यूटर की शक्ल में इनको हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आती है जी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। साइंटिस्ट आर नो वर्किंग ऑन 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब साइंटिस्ट मज़ीद आगे जा रहे हैं और वो अब माइक्रो प्रोसेसर से आगे काम करना चाह रहे हैं। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड वर्ड्स, इंस्ट्रक्शंस एंड इमिटेट ह्यूमन रीजनिंग, यानी अब कंप्यूटर इस तरीके से काम करें कि इंसानी लफ्ज़ों को समझ सकें। जैसे मैं और कोई और बंदा अगर बैठा हुआ हो, हम बातें कर रहे हैं और वो बातें मेरी समझ रहा है और मेरी बातों पे वो अमल कर रहा है, जो मैं उसे कह रहा हूँ वो कर रहा है, इसी तरह कंप्यूटर भी ये एक्ट करे, यानी बिल्कुल इंसानों की तरह सोचे, इंसानों की ज़ुबान में कमांड्स ले और उनको अंजाम दे, यानी बिल्कुल ह्यूमन रीजनिंग, एक इंसान जिस तरह सोचता है और बिल्कुल उसी तरीके से वो काम करे, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी कहते हैं। Scientists are working to increase the speed of the computer. They are trying to create a computer with real IQ with the help of advanced programming and technologies. तो साइंटिस्ट अब कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर को इस टेक्नोलॉजी पे डेवलप किया जाए कि बिल्कुल वो इंसानों की तरह सोचे और इंसानों की तरह कमांड, यानी कि जो भी हम उनको कमांड दें वो काम करें। यानी इसकी बेहतरीन मिसाल आपके सामने रोबोट्स हैं कि बहुत सारी जगहों पे आप जैसे एडवांस कंट्रीज़ हो गए, जापान हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू हो गया है। करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी जी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की? 5th जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, बिल्कुल ह्यूमन, एक इंसानों की तरह कंप्यूटर सोचेगा कि एक ह्यूमन ब्रेन क्या सोचता है। जब एक इंसान को किसी हालात का सामना होता है तो इंसान उस हालात को सामने रख कर किस तरीके से एक्ट करता है, बिल्कुल कंप्यूटर भी ऐसे ही एक्ट करेंगे। इन द 5th जनरेशन कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल मिनिमाइज द नीड टू राइट द प्रोग्राम। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा कि हम पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके प्रोग्राम्स को लिखते थे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब हमें प्रोग्राम को लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट हमें स्पोकन यानी वर्ड्स की शक्ल में इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी। These computer will allow user to give commands in any natural language such as English. तो इस दौर के कंप्यूटर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कंप्यूटर आपकी अपनी ज़ुबान को समझेगा, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश को समझेगा या उर्दू को समझेगा या आप पंजाबी बोल रहे हैं, किसी भी किस्म की लैंग्वेज को कंप्यूटर वो समझेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा। एग्ज़ाम्पल इसमें रोबोट्स हैं। आजकल के दौर में आपने देखा कि अब हम 5th जनरेशन की तरफ जा रहे हैं कि बहुत सारी फील्ड्स में रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू हो गया है, और इसके अलावा एक्सपर्ट सिस्टम्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं जो कि बेस्ड होते हैं AI पे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो स्टूडेंट, हमने जनरेशन को डिस्कस किया, इसमें आपने देखा कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर की एडवांसमेंट शुरू हुई। एक टेक्नोलॉजी के माइनस पॉइंट्स को दूसरी टेक्नोलॉजी के प्लस पॉइंट ने रिप्लेस किया, उससे अगली दौर की टेक्नोलॉजी ने पिछली जनरेशन की टेक्नोलॉजी के माइनस पॉइंट्स को, और यूँ हम देखते गए कि कंप्यूटर हमारे पास एडवांस शक्ल में आता गया और मॉडर्न शक्ल में आता गया। शुरू में हमने देखा 1st जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा था, पूरा पूरा रूम ले लेता है, लेकिन आज के कंप्यूटर का साइज़ इतना छोटा है कि आप लैपटॉप की शक्ल में अपने पास आराम से उठा सकते हैं, या पॉकेट साइज़ के भी कंप्यूटर हैं जिनको आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं और कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो लिहाजा हमने देखा जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, कंप्यूटर का इस्तेमाल आम हुआ, कंप्यूटर सस्ते हुए, आम लोगों के दस्तरस में आ गए और इनका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, और कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाना शुरू कर दिया। तो उम्मीद है कि आप मेरे इस लेक्चर को समझे होंगे।
अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स में लिख कर मुझे लाजमी मुतला करें। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। आप हमारे चैनल को भी लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और नीचे एक छोटा सा बेल आइकन बना होगा उसको लाजमी क्लिक करें, क्योंकि उसको क्लिक करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो अगर आएगी तो आपको फ़ौरन उसकी इत्तला मिल जाएगी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।